नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692619। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। पिछले वर्षों में आए हुए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। हालांकि उसके लिए सीरीज अलग से चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये सामूहिक रूप से है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई विषय विशेष का यहाँ प्रश्न जो है उसको रखा जा रहा है। कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे जिसे पेपर होता है और वही पेपर का पीडीएफ आपके सामने है। जैसे 2020 का प्रीलिम्स का पेपर है यूपी पीसीएस का, जो 11 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ था। अब इस साल के एग्जाम से पहले आपको इसे इसलिए देख कर जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं करेंगी, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट रिपीट कर सकते हैं। और ये यूपीएससी भी करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बना के नए प्रश्न गढ़ के वो पूछता है। तो आप पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे। अब देखिए, ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, मतलब हिमालय पार नदी इसमें से कौन सी है। तो मैप आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना चाहिए, खासतौर पर दक्षिण भारत की नदियाँ और जो पश्चिमी सीमा वाला इलाका है हमारा, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, उनका पूरा तंत्र आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ ट्रांस हिमालयन रिवर इसमें से अगर देखा जाए तो सतलज है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात और है कि यहाँ पर हम पूरे 150 MCQs हल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे करंट अफेयर के हैं जो कि अब उपयोग से बाहर के हो चुके हैं। पुराना करंट अफेयर नया पढ़ा जाता है, तो उन क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। सिर्फ जो महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन हैं उन्हीं को देखेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें पहला आपने देख लिया। दूसरा वाला बाघों की गणना की बात हो रही है। हालांकि 2020 का रिस्पेक्ट यहाँ लिया गया है, लेकिन फिर भी बाघों की गणना हमेशा इंपॉर्टेंट है और ये डाटा महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा गया कि बताइए सही कौन सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिपोर्ट, मतलब टाइगर सेंसस जारी किया, तो इसमें कहा गया कि इंडिया के पास 70% टोटल ग्लोबल टाइगर की पॉपुलेशन अकेले पाई जाती है। मतलब दुनिया भर के जितने भी बाघ हैं उसमें सबसे अधिक हमारे यहाँ ही रहते हैं। और उसमें से भी जो नियरली 30% टाइगर हैं वो आउटसाइड टाइगर रिजर्व के रहते हैं। सरकार ने उनके लिए टाइगर रिजर्व बना रखे हैं, लेकिन उनका जो निवास स्थान है वो उससे बाहर हो गया है। तो ये 30% थोड़ा खतरे की स्थिति में है, क्योंकि टाइगर रिजर्व में जो प्रोटेक्शन मिलता है वो बाहर उतना नहीं मिल सकता। अब इसमें देखिए, सही दोनों है। ये जो दूसरा कथन है ये सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है कि 30% बाघ बाहर कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जनजाति वाला क्वेश्चन बहुत तेज पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच तो पहले से किया है, एक गलत है। गलत कौन सा है आप बताइए। तो यहाँ देखिए, अंगामी जनजाति जो है इसकी लोकेशन नागालैंड में है। ठीक है, ट्राइब के तौर पे इनकी जो लोकेशन है वो नागालैंड में है। बिरहोर आदिवासी ये झारखंड में रहते हैं। और खास नाम की जो जनजाति है, इसको खस भी कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स आपने पढ़ा होगा, पश्चिमी घाट वाला इलाका, तो ये वहाँ पर रहते हैं। तो ये तो गलत होगा नहीं। इसमें जो खस लिखा हुआ है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, इनकी लोकेशन गलत दी हुई है, बाकी सब सही है। नॉट करेक्टली मैच में यही वाला एक पकड़ा गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बिरहोर ये पूरा जो बिहार और झारखंड का मिक्स पोर्शन था उसमें निवास करते थे, लेकिन बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ तो इनकी अधिकतर आबादी वहाँ चली गई। अब ऐसा नहीं है कि बिरहोर सिर्फ वहीं पर रहते हैं, इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल और बिहार के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अब अगले वाले हिस्से को देखते हैं। जादूगोड़ा वाला जो यूरेनियम का उत्खनन वहाँ पर होता है, उस इलाके के ये निवासी। विच एमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट। अब ये बेकार है, ये करंट अफेयर का मुद्दा है, इसको जाने दीजिए। अगले वाले को देखिए। यहाँ पर देखिए लेक्स के बारे में दिया है, तो लेक्स है, लोकेशन है, यहाँ मिलान करना था। साला झील है, बड़खल झील है, लोकटक झील है और काली वेली झील है। ये लेक्स के नाम है। लोकेशन आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, मणिपुर है और तमिलनाडु है। मिलान करके इसमें कुछ नहीं करना है, बस आमने सामने मैच करना था। आयोग आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है,
इसमें मिलान करना था आपको। तो देखिए साला लेक जो है ये अरुणाचल प्रदेश, बड़खल जो है ये हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर में रहेगा ये, वो कहाँ जाएगा? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एकमात्र दुनिया का, वहाँ पर स्थित है। और कालीबेली तमिलनाडु में है। कुछ झीलों के नाम हो सकता है आपके लिए अपरिचित हो, तो उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। ये देखिए इसमें अच्छा प्रश्न आया हुआ है। कहा जा रहा है, कथन में कहा गया कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है। और अहमदाबाद, उसका कारण ये बताया है कि अहमदाबाद भारत के मुख्य कपास उत्पादक जो इलाके हैं, मतलब कॉटन ग्रोइंग रीजन है भारत के, वहाँ से लोकेट करता है। उसकी लोकेशन ठीक वहीं पर है और इस वजह से कच्चे माल के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई उद्योग अगर खूब फल फूल रहा है किसी स्थान पे, तो निश्चित रूप से उसे कच्चे माल की सप्लाई वहाँ पर अच्छे से हो रही है। ये तो मानी हुई बात। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है और कथन कारण एक दूसरे की व्याख्या कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसमें पहला वाला गलत है। यहाँ डाटा के हिसाब से देखा जाए तो अहमदाबाद जो है ये लार्जेस्ट सेंटर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला सही है। दूसरे वाले में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये काली मिट्टी वाला इलाका तो है ही है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र। और काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो कपास के लिए जलवायु यहाँ अच्छी होती है, तो ये कच्चा माल प्राप्त कर लेता है। खैर, पहला वाला गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो 2020 की है और इसे शुरू कहाँ से किया गया था? हरियाणा से। अभी करंट अफेयर का है, पुराना हो गया। नीचे वाला देखिए, 9वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम यानी अभी बन रही है या बनकर तैयार हुई है। अब इसमें आप देखिए, हिमाद्री रेंज है, अरावली है, पश्चिमी घाट है, विंध्याचल है। तो ये तीनों तो बूढ़े हो चुके हैं, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अरावली तो एकदम घिस गया, लेकिन हिमाद्री रेंज ये हिमालय से बिलोंग करती है ना, और हिमालय खुद युवा पर्वत है, युवा वालिद पर्वत है। तो ये इसमें से हमारा उत्तर। इसके बाद यहाँ देखिए कोविड-19 वाला करंट अफेयर का मुद्दा है। इसके बाद अब यहाँ मिलान करना है। मिलान करने वाले लिस्टिंग वाले जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अनिवार्य रूप से। इसमें नेशनल पार्क है और राज्य है। ठीक है, और नेशनल पार्क और राज्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, इस प्रकार की चीज़ें याद करने के लिए हमेशा नक्शे का इस्तेमाल कीजिए। मैप यूज़ करके अगर आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, और ऐसे अगर सिर्फ लिखा हुआ रटेंगे तो दिमाग से स्किप कर जाएगा। कितना भी आप ट्रिक लगा लीजिए, कोई उसमें परेशानी आपको आएगी ही आएगी। अब इसमें देखिए इंद्रावती दिया है, ठीक है, मोल्लेम है, कालेसर है और बेतवा है। यहाँ राज्यों के नाम देखिए, झारखंड है, हरियाणा है, गोवा है और छत्तीसगढ़ है। तो मोल्लेम को मिला लीजिए गोवा से। ठीक है, तीसरा हो गया। इसमें सीधा सीधा मिलान जो था आपका, ये ए वाला था, ए वाले के हिसाब से इसको मिलाना था। तो इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, मोल्लेम आपका गोवा में है, कालेसर कहाँ पर है? कालेसर हरियाणा में है और बेतवा जो है वो झारखंड में है। ये बेतवा नहीं, असल में बेतला है, यहाँ लिखा गलत है थोड़ा सा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का है। 13वें को देखिए, यहाँ मिनरल दिया है और उत्खनन के जो शहर है, मतलब माइनिंग सिटी है, वो दे रखी है। मिलान इसमें भी करना है, लेकिन ये पहले से मिला हुआ है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच आपको खोजना है। यहाँ कॉपर है, आयरन ओर है, मैग्नीज है और बॉक्साइड है। ये सब खनिजों के नाम है। और उत्खनन वाले इलाके में चित्रदुर्ग को आप देख रहे हैं, बेल्लारी को देख रहे हैं, भीलवाड़ा है और कटनी है। सही मिलान वाला कौन सा इसमें से नहीं है? तो कम से कम 2 तो गलत हैं, ये देखकर भी मालूम हो रहा है। और इसका जो राइट आंसर है वो पहला तीसरा हो जाएगा। तांबे के लिए चित्रदुर्ग में आप कहाँ घुस गए? ठीक है, तांबे की खदानें तो इधर पश्चिम की तरफ। और इसके बाद जो इसका तीसरा वाला है मैग्नीज का भीलवाड़ा, वो भी गलत दिया है। ये 3 जो यहाँ पे पहला तीसरा है वो गलत है और दूसरा चौथा सही है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं, 15वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि 14वां जो है वो करंट अफेयर का है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर्वत श्रेणियों की बात की जा रही थी। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी जो है उसके बीच में पाई जाती है। मतलब हिमाद्री रेंज है और पीर पंजाल है, दोनों के बीच में ये पाई जाती है। तो कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है, ये आपको हिमालयन जो रीजन है वहाँ लोकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। ये गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरीज पढ़ लीजिएगा। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, इस प्रकार की कावेरी, इनकी भी सहायिकाओं को एक बार देख लीजिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। अब फिलहाल इसमें देखिए, तो यमुना रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज को आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर इनको अरेंज करना है। सबसे पश्चिमी को सबसे पहले रखना है। तो देखिए इसमें बेतवा है, केन है, सिंध है। ये जो सिंध है वो सिंधु नहीं है, इसको सिंधु मत समझिएगा, ठीक है। और चंबल, ये सब नदियां हैं जो कि यमुना को सपोर्ट करती हैं सभी। अब इन्हें अरेंज करके आप बताइए। तो देखिए इसका चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा होगा, ये क्रम सही है। मतलब सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए पश्चिम की ओर चंबल, उसके बाद तब जाकर सिंध, और फिर कौन आएगा? बेतवा आएगा, तब केन आएगा। ऐसे इसको अरेंज करना था। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में 7 अगस्त 2020 को, तो ये विद्युत चालित वाहन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनकी नीति पहले दिल्ली में आती है। कितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हों दिल्ली में ज़्यादा दिखाई देती।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ कंट्री और आयरन ओर प्रोड्यूसिंग जो एरिया है उसको आपको मिलान करना है। अभी आपने देश स्तर पर देखा, अभी विश्व स्तर पर देखिए। तो कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। अब इसमें कारागांडा और इसके अलावा क्रिवोई रॉग है, ये सब स्थान है मतलब जहाँ से खनिज का उत्पादन, लौह खनिज का उत्पादन होता है। नोरोमेंडी है और पायरनीज है। अब इसमें ये पहले से मिला हुआ है, मिलान आपको नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि गलत कौन सा है। तो गलत इसका जर्मनी और नॉर्मेंडी वाला है, यही ऑप्शन इसमें रॉन्ग था, बाकी सब सही। नेक्स्ट यहाँ पर ये करंट अफेयर है, छोड़िए इसे। अब ये वाला देखिए, विश्व में निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे फलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा विकसित है। मतलब जो साइट्रस फूड होते हैं उनका वेल डेवलप वहाँ पे प्रोडक्शन हम देखते हैं। तो ये मानसून रीजन है, ट्रॉपिकल हाईलैंड रीजन है, या मेडिटेरियन रीजन है, या इक्वेटोरियल रीजन है। तो साइट्रस फूड कहाँ पे, माफ कीजिएगा, साइट्रस फ्रूट कहाँ पे पाए जाएंगे? ये जो भूमध्य सागरीय रीजन होता है वहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ पर खट्टे फल जो नींबू, मौसमी, संतरा, इस प्रकार के फल हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। ये करंट अफेयर का है, यहाँ पे चटगांव इसका करेक्ट आंसर था। यहाँ देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया है। साइक्लोन बहुत तेज इस समय परेशान कर रहे हैं, सब क्लाइमेट चेंज का असर है। पिछले कुछ वर्षों में चक्रवातों के आने की जो आवृत्ति है वो बहुत तेज हो गई है। तो इसमें प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अब देखिए इसमें दिया है बैगुओ, ठीक है, बैगुओ, हरिकेन, टाइफून और विली विली। ये कौन से देश में आते हैं या किस देश से संबंधित हैं, मिलान करना था। तो बी वाले के अकॉर्डिंग इसको मिला लीजिएगा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। मतलब बैगुओ को आप किससे मिलाएंगे? फिलीपींस से मिला लीजिए। इसके बाद हरिकेन को मिला लीजिए यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून को आप किससे मिलाइएगा? चीन से मिलाइएगा, ठीक है, टाइफून को आप चीन से मिला लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया से विली विली को मिला लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ये उत्कृष्टता पुरस्कार बेकार है क्योंकि पुराना हो गया है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, डार्लिंग रेंज की बात हो रही है, काफ़ी अच्छा नाम है। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी तट है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है, साउदर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है और साउथ वेस्टर्न कोस्ट है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी तट, यानी जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन, इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंग्रोव और यूट्रोफिकेशन, ये दोनों चीज़ें, और इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह वाला, तो वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में ओवरलैप कर जाता है। अब इसके बाद देखिए इसमें यूट्रोफिकेशन में कहा गया है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। मतलब जो पानी का सिस्टम होता है, वाटर बॉडी होती है, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है, इसी को सुपोषण कहते हैं। तो बात तो दोनों सही है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। होता ये है कि जो वाहित मल होता है, मतलब जो स्लरी या कर्दम होता है, कहने का मतलब उर्वरकों का जो वेस्ट पानी होता है, वो खेतों से या अन्य स्थानों से रिसकर या फैक्ट्रियों से भी जो इस प्रकार के पोषक तत्व, मतलब वो वहाँ का वेस्ट मटेरियल होता है, वो किसी जल स्रोत में जा रहा है। अब वहाँ पर उनकी मात्रा, मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी उत्तरदायी होते हैं। तो ये पदार्थ वहाँ इकट्ठे होंगे तो जाहिर सी बात है कि पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो जितने भी हाइड्रोफाइट पौधे हैं, मतलब जलीय पौधे हैं, जलकुंभी वगैरह, वो वहाँ पूरे जल के एरिया को ऊपर से ढकने लगते हैं। तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, इससे फिर प्रकाश संश्लेषण जैसी जो क्रियाएं या अन्य क्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती। और दूसरी बात यह है कि अंदर जब इनके ये सड़ते गलते हैं तो इनके अवशेषों के अपघटन के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो ऑक्सीजन वो जल में से ही इस्तेमाल करते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है। तो अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पानी की गुणवत्ता घटने लगती है। पहले ये घटना झीलों और नदियों में दिखाई देती थी, अभी ये समुद्र में भी कुछ हद तक दिखाई देती है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये अगुलहास की धारा है, ठीक है, अगुलहास की धारा ये हिंद महासागर से रिलेट करती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये गर्म है कि ठंडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 28 में कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट, मतलब इनकी स्थापना या इनके शुरुआत के आधार पर इन्हें कालानुक्रम में अरेंज कीजिए। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी दिया हुआ है, तो आराम से आप अरेंज कर सकते हैं इसमें पहले कौन सा और बाद में कौन सा। हालांकि इसके विकल्पों को देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा वही वाला होगा, ठीक है। सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही आएगा 1972, उसके बाद ही सभी आएंगे। तो उसके बाद एक क्रम से देखें तो अगला वाला जो कदम था वो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट था और सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम आता है, ये चौथा वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो एक तरफ एथनिक ग्रुप दिया हुआ है, दूसरी तरफ कंट्री यानी नृजातीय समूह वो दिए हुए हैं और देश दिया है, कौन सा किस देश से बिलोंग करता है, बस यही आपको मिलाना था। तो चौथा जो इसमें विकल्प दिया है यानी डी वाला, उसके हिसाब से मिला लेते हैं। यहूदियों का संबंध किससे है? इजराइल से है। इसके बाद टेडा जो है, ये टोडा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, टेडा है। तो टेडा का संबंध किससे है? लीबिया से है। बेजा की अगर बात करें तो ये बेजा जो है इनका संबंध मिस्र से है और लुर का संबंध है ईरान से। ये इसकी जो सही मैचिंग है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट,
कहा जा रहा है कि द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें अलग अलग घटकों से होकर पोषक तत्व गुजरते हैं और कुछ नया रूप उत्पादित होता है, तो इसको हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें कई सारे साइकिल आप देखते हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल होता है मतलब जल चक्र होता है, सल्फर चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है, ऐसे। ठीक है, तो जैव भू रासायनिक चक्र। अब यहाँ फिर से वही नॉट करेक्टली मैच, मिलान पहले से कर दिया है, सिर्फ आपको गलत देखना है। तो एक तरफ कंट्री है, दूसरी तरफ कैपिटल है। मोरक्को की कैपिटल रबात, ठीक है। ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिश और अल्जीरिया की कैपिटल एल्जियर्स, ठीक है। साथ में केप वर्डे है, इसकी बमाको दिया है, तो बमाको इसकी कैपिटल कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। केप वर्डे वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था, तो दरभंगा बिहार वाला रीजन था, ठीक है, बिहार से इसको शुरू किया गया था। और देखिए दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमास्टबर्ग और उसके समीप वाले जितने भी एरिया हैं, मतलब एडजेसेंट एरिया हैं, ये सब मेजर प्रोड्यूसर हैं किस चीज़ के, मतलब कौन से मिनरल का ये प्रोडक्शन करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहाँ यूरेनियम दिया है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है। देखिए मैग्नीज हो जाएगा, कहाँ से कौन सा खनिज उत्पादित होता है ये विश्व स्तर पर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ हरित गृह प्रभाव की बात की जा रही है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इसके अभाव में, मतलब अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब उसकी अति बुरी है लेकिन वो होना भी आवश्यक है, तो अगर वो रहे ही ना, मतलब गैसों का जो कंबल हम अपने पृथ्वी के चारों ओर देखते हैं वो ना रहे तो क्या होगा, टेम्परेचर कितना घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, और -18 का मतलब आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर पूरी बर्फ जम जाएगी। और ऐसा कैसे होगा, पृथ्वी दिन के समय में सूर्य का जितना तापमान ग्रहण करेगी, रात में उतना ही पार्थिव विकिरण के तौर पर लौटा देगी, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो लेन देन बराबर, यानी जो यहाँ तापांतर है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, कुछ मात्रा में टेम्परेचर को अपने अंदर रोक कर रखती है। अब यहाँ पर 35वें को देखिए, माउंटेन दिया है और कंट्री दिया है, पर्वत देश, ठीक। एटलस पर्वत का नाम है, किलिमंजारो है, चिम्बेराजो है और पायरेनीज है, ठीक है। मिलान आपको करना है फ्रांस, स्पेन, इक्वाडोर, तंजानिया और मोरक्को ऐसे दिया है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेंगे। एटलस को मिला लीजिए मोरक्को से, ठीक है। किलिमंजारो को आप किससे मिलाएंगे, तंजानिया से मिला लीजिए। किलिमंजारो के नीचे आप देख रहे हैं चिम्बेराजो है, तो चिम्बेराजो को आप मिला लीजिए इक्वाडोर से। और बचता है इसमें पायरेनीज, तो इसको फ्रांस स्पेन वाला जो इलाका है उससे मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है, मतलब इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, या सीयर होता है, या कम्युनिटी डायनेमिक्स होता है, या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। तो इसका जो बी वाला है ना वो सही है, आयोग ने इसी को सही माना है, सीयर इसे कहा जाता है। इसके बाद मलेशिया की जो किंटा घाटी है उसके बारे में पूछा जा रहा है, अच्छे क्वेश्चन है। और किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है आप बताइए। रबर प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, टिन, तो टिन का उत्पादन होता है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक तत्व में लौह विद्यमान होता है, यानी ये नेचुरल सबस्टेंस है लेकिन इसमें आयरन उपस्थित होता है, तो ये मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, मायोग्लोबिन होता है, क्लोरोफिल मत समझ लीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों कहाँ से गुजरते हैं, मतलब कौन कौन से देश या देश में भी राज्य, ये सब देख लीजिएगा। अब यहाँ पर गैबून है, सोमालिया है, इक्वेटोरियल ग्वेना है, इसके अलावा रवांडा है, ठीक है, नाम अच्छे हैं। तो भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, इसमें जो नीचे वाले दोनों है ना, मतलब तीसरा चौथा, यहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, मतलब इक्वेटर इनसे पास नहीं करता है। और इसका मतलब यह है कि गैबून और सोमालिया जो है वहाँ से पास करता है, तो जहाँ से गुजरता है वो भी मालूम होना चाहिए। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड, मतलब जो बेस सीक्वेंस होता है यानी अनुक्रम के आधार पर परिवर्तन होता है, उसमें यहाँ पे उस घटना को क्या कहते हैं ये बताना है। अनुक्रम के आधार पर परिवर्तन ये जीन के अंदर होगा, मतलब जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है उसमें हो रहा है, और ये बहुत तेज होता है, इसकी रफ्तार तेज होती है, और इसको कहा जाता है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। इसमें विकृति आ जाती है, जो जीव है या जो प्राकृतिक जीव है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद कहा गया, अब यहाँ से पॉलिटी थोड़ी शुरू हो गई है, कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, 9वां भाग है इसका, ठीक है। भाग भी देख लीजिएगा, आर्टिकल भी देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फायर अलार्म, मतलब इसमें से कौन सा फायर अलार्म में यूज होता है, तो फोटोसेल का यूज होता है, प्रकाश संचालित वो होता है। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, मतलब व्हेन वाज द थर्ड टायर इज एडेड इन इंडियन फेडरल सिस्टम। तो ये जो डेट थी ये 1992 की थी। और उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है जिसमें ये साइंस का क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक इसमें से अगर आप देखें तो नियोप्रीन नहीं है, और इसका मतलब यह है कि बाकी सभी हैं।
जो बचे हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाई अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अनुच्छेद 3 के तहत कानून द्वारा, मतलब संसद द्वारा कानून या संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। किस चीज़ का संभावना इसमें नहीं हो सकता है, आप बताइए। मतलब कौन सी चीज़ पॉसिबल नहीं है, बस यही पूछा जा रहा है। तो नए राज्यों का गठन नहीं हो सकता, या फिर राज्यों के क्षेत्रों में बदलाव नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ आर्टिकल 3 को ही ध्यान देना है। और राज्यों की सीमाओं में बदलाव नहीं संसद कर सकती है, या फिर नए राज्यों का प्रवेश नहीं करा सकती है। तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट ये आर्टिकल 3 के द्वारा नहीं हो सकता है। बाकी सभी जो हैं वो पॉसिबल हैं, मतलब बाकी 3 जो हैं वो इस आर्टिकल 3 के द्वारा प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके बाद 46 में आपसे कहा गया कि इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। प्रोटीन का पाचन कौन से अंग से ही शुरू हो जाता है? तो आमाशय से शुरू होता है, मुंह से नहीं शुरू होता है, ठीक है। आमाशय से प्रोटीन का पाचन जो है वो आरंभ होता है। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने के लिए भूमिका नहीं होती है? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज नॉट पार्लियामेंट नॉट प्ले एन रोल। फिर से पढ़ लेते हैं। इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल। मतलब इसमें संसद की भूमिका किसमें नहीं होती है? ये प्रश्न जो है ना, हिंदी वाला थोड़ा सा अधूरा था, यहाँ पार्लियामेंट की जो भूमिका है वो पूछी जा रही है। तो कहाँ पर नहीं होती है आप बताइए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो तो संसद कोई भूमिका नहीं निभाती है, या जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने में, या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में, या जो कैग है यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसको हटाने में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका अगर देखा जाए तो सिर्फ तीसरा वाला होगा। इसी को हटाने में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है, मतलब चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बाकी जितने हैं उसमें पार्लियामेंट का रोल होता है, खासतौर पे लोअर हाउस का। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यूज़ द पॉलिश राइस, माफ़ कीजिएगा, यूज़ ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज। अब ये आप जानते हैं, पॉलिश किया हुआ चावल जो होता है उससे बेरी विटामिन बी परिवार का जो एक विटामिन है वो इसमें अनुपस्थित हो जाता है, जो कि ऊपरी परत में चावल की या भूसी में पाया जाता है। वो कौन सा विटामिन है बताइएगा? विटामिन बी के फैमिली का तो है, लेकिन कौन से नंबर का है ये आपको बताना है। अब इसके बाद 49 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, ठीक है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? मतलब इसको करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर करता है, या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है? तो स्टेट वाला करता है। राज्य निर्वाचन आयोग ये पंचायतों के जो चुनाव के काम होते हैं उसमें अधीक्षण का भी काम करता है, ठीक है। मतलब जो सुपरिटेंडेंस है वो करता है, डायरेक्शन उसे देता है, और इसके साथ साथ कंट्रोल भी उस पर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में, ये साइंस का अच्छा वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमन बींग। रक्त के थक्के जमाने के लिए इसमें से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो विटामिन के होता है, ठीक। खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए शरीर अपने आप ये प्रोसेस करता है, और इसके लिए के वाला विटामिन जो है वो चाहिए होता है। अब इसके बाद 51 को देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय आयोग का वर्णन करता है? तो नॉन ऑफ द एबव इसमें से कोई नहीं। मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इसमें से कौन सा ब्यौरा है? कोई अनुच्छेद नहीं दे रहा है, न तो 280, न 268, न 276। इसके बाद 52 को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। तो द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। मतलब जो हृदय है उसको, उसकी धड़कनों को कंट्रोल करने का काम ये ब्रेन का होता है, मतलब मस्तिष्क का होता है, और ये शरीर को संतुलित रखने का भी काम करता है। तो भाई ये तो सही है, मस्तिष्क जो है वो शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, और हाँ, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। ये तो प्रिंसिपल होता है पूरे शरीर का, हेडमास्टर, और इसका सी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखिए। यहाँ कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ अंतर्राज्यीय परिषद है यानी इंटर स्टेट काउंसिल है, और इसका आर्टिकल है 263। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनका आर्टिकल है 323। यहाँ देखिएगा 323 क्लॉज ए, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का 315। तो यही वाला गलत है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण वाला। इसके बाद नीचे देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो है ये जड़ों से प्राप्त की जाती है, और वही इसमें वृक्ष उत्पाद है। अब अगले वाले को देखिए। महिला आयोग के अध्यक्षों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ जयंती पटनायक है, ममता शर्मा जी हैं, गिरिजा व्यास है, और पूर्णिमा अडवाणी है। कालानुक्रम आपको अरेंज करना था इसका। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट यहाँ आपको देखना पड़ेगा। तो फैक्चुअल क्वेश्चन तो आएंगे, ये हमेशा रहते हैं। कॉन्सेप्ट चाहे जितना घुसाने की कोशिश की जाए, लेकिन यूपी पीसीएस की जो प्रवृत्ति है वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। अब इसमें देखिए, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये इनका क्रम जो है वो सही रहेगा। मतलब सबसे पहले जयंती पटनायक जी, उसके बाद फिर पूर्णिमा अडवाणी, उसके बाद अगर देखा जाए तो गिरिजा व्यास, और लास्ट में ममता शर्मा। ये इनका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया कि स्यूक्रोज की अपेक्षा
प्रदीप सरकरे का मतलब यहाँ इसका अंग्रेजी देख लीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज, मतलब जो प्रदीप शर्करा होती है वो इनवर्ट शुगर यहाँ पे उसकी अंग्रेजी दी है, वो ज़्यादा मिठास वाली होती है सुक्रोज की तुलना में। कारण ये होता है कि जो इनवर्ट शुगर है वो असल में सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त की जाती है, मतलब उसमें से पानी को निकाल लिया जाता है, इसलिए उसकी जो मिठास है वो बढ़ जाती है, उसकी सांद्रता जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि सही क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, मतलब सही तो दोनों हैं, दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन यह मिठास का रीज़न ये वाला नहीं है, और कोई रीज़न हो सकता है लेकिन ये नहीं। तो बी वाला इसका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब यहाँ एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अगले वाले को देखिए, विच रीजन ऑफ कंट्री कन्फर स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किन राज्यों के विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल में है ये आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों के जो स्पेशल प्रोविजन है, मतलब विशेष प्रावधान है, इसे फिर से देखिए, विशेष प्रावधान है वो 371, ये अंग्या होता है, इस प्रकार का जो अक्षर है ना हिंदी वर्णमाला का, अंग्या इसे कहा जाता है, फिलहाल जे 371J। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ पर मेटल को आपको प्रॉपर्टी से मिलान करना है, तो सोडियम दिया है, मरकरी दिया है, सिल्वर है और लेड है। अब इसे देख लीजिएगा, इसमें सी वाला इसका सही है और इसके अकॉर्डिंग मिला लेते हैं। प्रॉपर्टी इसकी आपको देखनी थी। सोडियम जो है ये आराम से चाकू से काटा जा सकता है, सही बात है, बहुत मुलायम होता है और उतना ही ज्वलनशील भी होता है। मरकरी की अगर बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। सिल्वर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और लेड की अगर बात करें तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ संविधान वाला है और लिस्ट मिलाई हुई है पहले से, सिर्फ जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। मूल कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका उल्लेख हमें भाग 4 क में मिलता है या भाग 4 ए में मिलता है, बाद में जोड़े गए हैं। और द स्टेट्स यानी राज्य की जो परिभाषा या उसका जो प्रावधान है वो हमें भाग 5 में मिलता है, माफ़ कीजिएगा भाग 6 में मिलता है, यहाँ पर रोमन अंक में भाग 6। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका प्रावधान हमें भाग 13 में मिलता है और सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट इसका जो प्रोविजन है वो भाग 15 में वर्गीकृत है। तो इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? नॉट करेक्टली मैच डी वाला है, जो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें नॉट करेक्टली मैच की अगर बात करें तो भारत का महान्यायवादी जो है ये वाला, ठीक है, भाग 13, ये इसमें नॉट करेक्टली मैच है, बाकी सभी सही। अगले वाले को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इज नॉट सिंथेटिक, इसमें से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्राइन है, लेक्सॉन है, नियोप्रिन है और टेफ्लॉन है। फाइब्राइन ये कृत्रिम नहीं होता, प्राकृतिक पदार्थ है, बाकी जितने हैं वो सभी कृत्रिम है, मतलब संश्लेषण से प्राप्त किए जाते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की कई सारी कमेटीज़ हैं उसके कामों को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, तो उसमें से सबसे बड़ी वाली कमेटी कौन सी है आपको बताना है। तो प्राकलन समिति होती है, आप जानते हैं, लोक लेखा के चक्कर में मत पड़िएगा, ये एस्टीमेट कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ लिस्ट मिलान करनी थी, एक तरफ सबस्टेंस है और दूसरी तरफ उसका जो एप्लीकेशन है वो दिया हुआ है। यहाँ ब्लू वायरटॉल दिया हुआ है, मतलब इसे नीला थोथा कहा जाता है, जहरीला होता है, ठीक है, कभी कभी जहर खाने वाले इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ ईओसिन का नाम दिया है, सिल्वर आयोडाइड है और जिंक फास्फाइड है, इस प्रकार से रसायनों के नाम है। अब इनका उपयोग देखिए, आर्टिफिशियल रेन मतलब कृत्रिम वर्षा कराने में, फंगिसाइड के तौर पे रेड इंक बनाने में, या फिर कृंतकनाशी यानी जो रोडेंट नाशी होता है उसके तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए। मिलान अगर आप कीजिएगा तो इसका जो सी वाला है वो सही है, उसी के अकॉर्डिंग देखना होगा। जो नीला थोथा होता है वो कवकनाशी होता है और मनुष्यनाशी भी होता है, जहरीला होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें ईओसिन को अगर आप देखें तो लाल स्याही इसी से बनाई जाती है। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कभी कभी कृत्रिम वर्षा, हालांकि ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। और जिंक फास्फाइड जो होता है ये रोडेंट नाशी जैसे चूहे आदि को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कुतुरने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता वर्णित है, मतलब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 5 से लेकर 11 तक, भाग भी पूछ सकता है तो भाग भी याद रखिएगा। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल जो है वहां पर सिटीजनशिप का प्रोविजन दिखाई देता है। अब ये इंडेक्स वगैरह है, इसको जाने देते हैं, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन दिया है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता और परिवर्तन के तत्व से समावेशित है, मतलब इसमें अगर देखा जाए तो जो सिस्टम है वो पूरी तरह से निरंतरता और परिवर्तन पर आधारित है। और कारण यह है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है, मतलब राजनीति है, उस व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली है, इसके अलावा परंपरागत शैली है, संत शैली है, ये सब स्टाइल उसके अंदर समावेशित है। ये रीजन है इसका। तो इसमें दोनों सही है और दोनों का जो व्याख्या दिया है ना, मतलब इसकी एसरेशन की व्याख्या जो रीजन कर रहा है वो भी एकदम करेक्ट है, तो इसका ए वाला सही। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास वृद्धि योजना, जिसे कि हृदय योजना संक्षेप में कहा जाता है, उसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो केवल पहला, दूसरा, वाराणसी और मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या को शामिल उस समय नहीं किया गया था। तो थोड़ा सा इसे करंट अफेयर से लिंक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट। तो मिनिमम जो संख्या है वो कितनी होती है, 12 होती है। इसके बाद देखिए, प्रजनन प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर, मतलब जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा कट गया है, इसका अंग्रेजी वाला देख लीजिए। व्हाट शुड बी टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR ऑफ अ पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रीच द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो यहाँ वो कितना होना चाहिए एग्जैक्टली 2.1 होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसने संविधान के आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो वैसे तो कई सारे मामलों में ये आधारभूत सिद्धांत निकल कर सामने आए हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध मामला था वो केशवानंद भारती मामला था। ठीक है, इसमें मूल संरचना के बारे में काफ़ी विस्तार से और काफ़ी व्यापक चर्चा की गई थी। इसके बाद 70वें में आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव या हैज़ बीन यूज टू एस्टिमेट पुअर्टी इन इंडिया, मतलब इसमें से अगर गरीबी मापन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हम हेड काउंट रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, या किया जाता रहा है अभी तक, गरीबी का मापन कई बार कमेटीज़ बनाकर हुआ है। और कैलोरी जो इनटेक है उसको हम देखेंगे, या फिर हाउस होल्ड जो कंज्यूशन एक्सपेंडिचर है उसको देखकर पता लगाएंगे, या पर कैपिटा इनकम को देखकर पता लगाएंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो जो मेथड यूज़ होते हैं ज़्यादातर अभी तक, अगर जितने तरीकों को हम देख लें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसमें केवल पहला, दूसरा, तीसरा ही इस्तेमाल हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय को अभी तक बहुत व्यापक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी सार्थक तरीका है, लेकिन इसका उपयोग अभी ज़्यादा नहीं किया गया। अभी तक के तरीकों में केवल पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ आर्टिकल दिया है, तो आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 48 है। अब यहाँ 39A में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एडवाइस वाला जो सिस्टम है वो दिया हुआ है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल नंबर 40 में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान आर्टिकल नंबर 44 में है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 48 में है। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत योजना, तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी भी महत्वपूर्ण है। कुछ योजनाएं ऐसा नहीं है कि वो पहले की चली हैं तो अब उनका महत्व ही नहीं रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसमें आप देखिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देती है, और इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के रेशियो में होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% धनराशि इसमें आवंटन करती है या व्यय करती है, और राज्य का हिस्सा 40% का होता है। तो इसमें सही क्या है? सही है सिर्फ दूसरा वाला, पहला वाला गलत है। यहाँ जो धनराशि दी है ना, उसकी मात्रा गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा गया कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने की सारी योग्यताएं हों, तो उसको भारत के महान्यायवादी के पद पर भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, मतलब इसके जो वेतन भत्ते होते हैं उसका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। तो आप जानते हैं कि निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, संसद नहीं करती है, और इसीलिए केवल पहला वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे कहा गया कि सस्टेनेबल जो टूरिज्म होता है उसका पर्पज़ क्या है। आजकल हर चीज़ में सस्टेनेबल जोड़ दे रहे हैं, भले ही उसका पालन न करें। तो बताइए, सस्टेनेबल पर्यटन व्यवस्था है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू मैनेज टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। कहने का तात्पर्य है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी जो प्रक्रिया है उसको बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। सतत विकास में जो भी होता है वो सब इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखिए, धारणीय विकास की जो अवधारणा है उसको आप घुसा दीजिए किसी भी चीज़ में, वो काम करेगी। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको एक कारण और जो कथन वाला सिस्टम है वो दिखाई दे रहा है। बताइए सही कौन सा है? तो पहला जो एसरेशन है उसमें कहा जा रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, इसे क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कहा जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका है अपने देश में, विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से सज्ज है, मतलब उसके पास ये जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, और इसी वजह से इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। तो बताइए कि सही कौन सा है? सही दोनों है, लेकिन ये व्याख्या कोई यहाँ मतलब ही नहीं रखती है। बात तो दोनों सही है, दोनों अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही है, तो बी वाला इसका हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है 2018 का इसमें दिया हुआ है,
फिलहाल हौसला के बारे में देखा जाए तो ये भारत सरकार का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था बस वही देख लीजिएगा। तो बच्चों की देखरेख करने वाली जो संस्थाएं हैं उसमें बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव, मतलब ये पूरा सिस्टम इसका याद कर सकते हैं। पुरानी योजनाएं या पुराने भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब इसे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गतिरोध को दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? तो सामान्य विधेयक, ठीक है, जो सामान्य विधेयक यानी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है उसी में इस प्रकार की ज्वाइंट सेशन की नौबत आती है। धन विधेयक में नहीं हो सकता, ठीक है। धन विधेयक में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पूरी पावर तो लोकसभा के पास होती है, कहने मात्र के लिए सिर्फ राज्यसभा के पास ऐसे भेजते हैं कि बाद में ये मत कहना कि दिखाए नहीं, दिखा दे रहे हैं लेकिन पास हम ही करेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखिए। अब यहाँ पर कहा गया कि भारत ने $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, 2024 टारगेट है, अभी भी ये उपयोगी है। इसके बाद लॉकडाउन वाला सिस्टम यहाँ दिया है कि इसके दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर किन कानूनों के अंतर्गत रखा जा सकता है, मतलब कौन कौन से एक्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का इस्तेमाल किया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इस्तेमाल किया, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का इस्तेमाल किया, या एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का इस्तेमाल किया। तो इसमें दूसरा और चौथा ही होगा। वैसे भी आप इसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी इस्तेमाल कर सकते थे। लॉकडाउन का जो मेन पर्पस था वो क्या था? स्वास्थ्य रक्षा, लोगों की जान बचाना पहले तो इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, चूंकि महामारी भी एक तरह की आपदा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसमें काम करेगा। और दूसरी चीज एपिडेमिक डिजीज, मतलब जो महामारी घोषित बीमारी है उसके संबंध में जो अधिनियम था, ये काफी पुराना अधिनियम है, यही दोनों। बाकी मेंटल हेल्थ से अभी कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, और शत्रु संपत्ति वाला ये मामला कहाँ से घुस आया, ठीक, तो इसमें गेस किया जा सकता था, दूसरा चौथा। इसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक वाला दिया है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 introduced the concept of Human Poverty Index (HPI), but Human Development Report replaced it with a Multidimensional Poverty Index (MPI) in the year, मतलब इसे एक नए इंडेक्स के तौर पे रूपांतरित कर दिया गया। तो वो वर्ष कौन सा था? 2010 था। अब आर्टिकल और प्रोविजन यहाँ मैच आपको कराने हैं, तो यहाँ अनुच्छेद दिया है 61, 67B मतलब 67B, 94 और 90। रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ स्पीकर। किसको हटाने का फंडा किस में है ये आपको मिलान करना है। फिलहाल इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सी का मतलब क्या है कि यहाँ 61 को आप मिला लीजिए इम्पीचमेंट से, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद आप देखिए यहाँ 67B है तो इसको आप मिलाएंगे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट यहाँ आर्टिकल नंबर 94 को अगर आप देखें तो रिमूवल ऑफ स्पीकर से आप इसे मिला लीजिए। लास्ट बचता है 90 वाला, तो उसको पहुंचा दीजिए डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रिमूवल से। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन ये 2020 से लेकर 2030 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, ठीक है, और इसीलिए रिलेवेंट है अभी। और एनपीआई का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। अब ऐसा नहीं है कि ये 2020 यहाँ लिख दिया है तो पुराना हो गया है, इसका जो टारगेट है वो आगे का है। तो इसमें देखिए पहला वाला गलत है, रेंज ही गलत है। जिस रेंज के चक्कर में हम इस प्रश्न को देख रहे थे वो रेंज गलत है। हाँ ये सही है कि ये जो एनपीआई है, मतलब कहने का तात्पर्य है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो इसका जो यहाँ उद्देश्य है कि सभी को ढांचागत सुविधा दी जाए, बात सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 83। इसमें आपको कहा गया कि संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 की तारीख थी। इसके नीचे कहा गया है कि विश्व बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, अब देखिए पुराने इंडेक्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका केवल दूसरा सही था जिसमें भारत की रैंकिंग की बात की गई थी, ठीक है। 2019 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 77वीं थी, तो 2019, 20 और 21 तीनों देख लीजिएगा एक साथ। इसके बाद देखिए यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। और सेंट्रल बजट बेकार है क्योंकि अब नया आ चुका है। और देखिए यहाँ पर द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिसर विच मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इज इन एन अटैच ऑफिस अंडर, मतलब यहाँ पे उसका ऑफिस किसके अंडर में अटैच होता है ये आपको देखना है। तो ये नीति आयोग के अधीन होता है, ठीक है, नीति आयोग के अधीन होता है। यहाँ योजना और प्रारंभ का वर्ष आपको मिलाना है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन है, ये सब है। मिलान आपको करना था और इसका जो सही मिलान है वो ऊपर वाला ही है। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा उसी के अकॉर्डिंग मिला लेंगे। पीएम जन आरोग्य को अगर आप देखें तो 2018 की डेट है, और बी वाले को अगर मिलाइए वय वंदना वाले को तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा वाला, यानी जो 2017 की डेट थी। रोजगार प्रोत्साहन को अगर आप मिलाएंगे तो ये 2015 में पहुंच जाएगा, और स्वच्छ भारत 2014। यहाँ तक हमने देखा। आगे बढ़ते हैं 89 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों और दुकानदार तथा स्वरोजगार वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में गलत है, मतलब सही नहीं है। तो 18 से 40 के लोग इसके पात्र हैं। टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा फंडा है।
और राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र होते हैं, ये ऐसा कहा गया। और इसके अंतर्गत रुपया जो है वो 3,000 मतलब 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, इतना महीने में दिया जाएगा। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ही कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जैसे खासतौर पर राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको ये फायदा कहाँ से मिलेगा? ये तो असहाय लोगों के लिए है ना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ 90 वाले में कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फियर। ये प्राकृतिक रूप से एटमॉस्फियर में नहीं पाई जाती और ये है ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप से एटमॉस्फेयर में नहीं होती, नाइट्रोजन होती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन पाई जाती है। और यहाँ हमने देखा। इसके बाद 91 को देखिए, और नाइट्रोजन कोई ग्रीन हाउस गैस तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राकृतिक रूप से भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। तो परिचालन पर्यावरण यानी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी दिया है। इसमें ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो है वो इससे बाहर है, वो इनकी कैटेगरी से बाहर है, बाकी सब इससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में कहा जा रहा है कि यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया है निधि कार्यक्रम के बारे में। तो ये पिछले साल के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, हालांकि दोनों सही है। ये छात्रों के लिए स्टार्टअप योजना थी, बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सबसे पहले इस्तेमाल तो ये बेनेट के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा लोगों के जो विचार हैं, खासतौर पे पर्यावरणविद और अर्थशास्त्रियों के जो विचार हैं उसको देख लीजिएगा। अब देखिए 94 में कहा जा रहा है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, तो एसरेशन दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट अब ये बेकार है क्योंकि बजट अभी नया आ चुका है और करंट अफेयर में आपने उसे देख लिया है। 95 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि के लिए ताप वृद्धि का प्रभाव है? ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी परेशान कर रही है, तो उसका असर इसमें से कौन सा है? जो सी लेवल है वो इंक्रीज करेगा, मतलब राइज होगा। इसके अलावा जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, बीमारी फैलने लगेंगी, और साथ में जो कोरल ब्लीच है, कोरल रीफ है वो ब्लीच करने लगेगी, मतलब उसका रंग उड़ने लगेगा। तो 3 तो आपने सुना होगा, मतलब ये 3 तो आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इसमें था लोगों को कि बीमारी कैसे फैल सकती है। बीमारी भी फैल सकती है अगर जलवायु बदलेगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इससे मौसम बदलेगा और मौसम का सीधा असर मनुष्य पर और जीवों पर पड़ेगा, तो बीमारी भी फैलेगी। और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब हो जाएगा। अगले को देखिए, ये सूचकांक है और इसको जारी कौन करता है? मतलब ये TTCI इंडेक्स कहा जाता है। तो ये ट्रेवल और टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है असल में, और इसको जारी करने वाला WEF है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में अरेंज करना है आपको। रियो अर्थ समिट है, पब्लिकेशन ऑफ यहाँ आप देखिए ब्रटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका पब्लिकेशन है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इन्फोर्समेंट है, ठीक है, इन्फोर्समेंट की जो डेट है वो है। इसके अलावा द लिमिट टू ग्रोथ नाम की जो रिपोर्ट है उसका पब्लिकेशन है। डेट के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो 1992 में होती है रियो अर्थ समिट, आपने यहाँ देखा। उसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट या ब्रटलैंड रिपोर्ट है, इसका पब्लिकेशन कब होता है? 1987 में होता है। और इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1989 का है, जबकि 1972 में ये जो ग्रोथ रिपोर्ट है इसको जारी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो घटनाएं दी हैं उनको कालानुक्रम में अरेंज कीजिएगा। तो नाबार्ड स्टैब्लिश होता है, और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, बैंक लिंकेज प्रोग्राम उनके लिए जारी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो आप इसमें अरेंज करके जब देखेंगे तो सबसे पहले नाबार्ड को 1982 में घुसा दीजिए। 1990 में होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, ठीक है। 1998 में क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड प्लान जो है वो आता है, और रूरल बैंक वाला जो है वो 1975 का है। तो इसका जो सही क्रम है वो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले वाले को, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल अभ्यारण्य जो है वो 1 से अधिक राज्यों में फैला है, इसका मतलब ये है फिलहाल वो हरियाणा का हिस्सा नहीं है। अब इसके बाद देखिए, और इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ये कहा है ना कि किसका हिस्सा नहीं है, तो बाकी 3 का है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे कहा जा रहा है कि कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरानी योजनाएं पूछी जाती हैं जो तत्काल में चल रही हैं और प्रासंगिक हैं। तो प्राइम मिनिस्टर हैड लॉन्च द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू ट्रेन इंडियाज यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका उद्देश्य था। तो आप बताइए सही क्या है? कौशल विकसित करना उद्देश्य था ना, सूचना तकनीकी को देकर क्या करेंगे? उनके अंदर स्किल डेवलप करना, ये मेन पर्पस था। तो दूसरा वाला वैसे भी गलत है, सिर्फ इसका पहला सही। अब इसके बाद ये स्वच्छ वायु पोषण कार्यक्रम जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया वो आपको बताना है। तो ये 2019 का है, पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है? इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जो रूलर हैं उनको कहा जाता है। अब यहाँ कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द पुअर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अलग कमेटी, लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन। तो सबके गरीबी मापन का तरीका अलग अलग था, लेकिन इसमें जो अलग कमेटी है
ये असल में अलग नहीं है, अलग है, ठीक है। तो अलग कमेटी जो है उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन की गई थी कि पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पे गरीबी का मापन किया जाए कि किसको कितना पोषक तत्व मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी होते थे और ये किस क्षेत्र को देखते थे, तो इनका काम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का होता था, ठीक है, राजमार्ग निर्माण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा जो मानक है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसके जो पिलर्स हैं उसमें जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो शामिल है। इसके अलावा शिक्षा तो रहेगी ही और प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होती है, लेकिन सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब इसके बाद महाजनपद और कैपिटल दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मत्स्य महाजनपद है, कुरु महाजनपद है, सूरसेन है, अश्मक है। कैपिटल से मिलाना है आपको, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो मथुरा है, पोतन है जिसे कि प्रतिष्ठानपुर या पैठन भी कहा जाता था, विराटनगर है और इंद्रप्रस्थ है। तो कुरु को मिला लीजिए, इंद्रप्रस्थ थे, ठीक है। कुरु की जो नई राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी और पुरानी हस्तिनापुर, तो ये हो गया। शूरसेन को मिला लीजिए मथुरा से, अश्मक को मिला लीजिए, ये एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है, पैठन से यानी पोतन से, और मत्स्य को मिला लीजिए विराटनगर से, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर। इसके बाद अगले वाले को देखिए, गरीबी की संस्कृति का विचार किसने दिया था, तो ये ऑस्कर लुईस का विचार था। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले में आपसे कहा जा रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और कारण ये है कि जो चोल रूलर है उन्होंने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन शुरू किया, जिससे कि उनके ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ अगर आपको ये न भी पता हो कि चोलों ने ज़्यादा अभिलेख वगैरह बनवाए, तो भी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला कथन जो है उसमें हम सही मानते हैं उसे। चोलों के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं तुलनात्मक रूप से, जो चेर और पांडे हैं वो सब, मतलब इनके समवर्ती। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, हम उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं या जान पाते हैं जो हमें लिखी हुई या साक्ष्य के तौर पर मिलती हैं। इतिहास तो कम से कम उसी पर यकीन करता है। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि वो अभिलेखों का उत्कीर्णन करवाते थे और वही चीज़ें हमें अभी तत्काल में मिली हैं, तो हमें इनके बारे में ज़्यादा सूचना प्राप्त होती है। तो ए वाला सही है, कथन कारण व्याख्या वगैरह सब ठीक। 109 को देखिए, ड्यूरिंग द मिड 80s डिकेड, मतलब यहाँ जो 80 का दशक था उसकी बात की जा रही है, उसके मध्यकाल में। ये 12th सेंचुरी का है, ठीक है, 12वीं शताब्दी का जो 80 का दशक था उसमें भी मध्यवर्ती हिस्सा, वहाँ के पक्षों की विस्तार से चर्चा की गई है और निम्नलिखित में से कौन सा वहाँ पर शामिल नहीं था। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर 20वीं शताब्दी की बात की जा रही है, थोड़ा सा यहाँ बोलने में मिस्टेक हुआ है। 20th सेंचुरी है, मतलब 20वीं सदी है। तो 20वीं सदी का जो 80 का दशक था उसमें कौन सी विषय पर चर्चा की गई थी, और उसमें से कोई एक महत्वपूर्ण जो नहीं है वो शामिल इसमें लिखा हुआ है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण है, पर्यावरण प्रदूषण है, राजनीति और विकास है। देखिए, पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट पर चर्चा नहीं की गई थी, बाकी सब तो इसमें शामिल था। मतलब महत्वपूर्ण जो नहीं हो वही छांटना है, तो ये सी वाला इससे बाहर हो जाएगा। इसके बाद भीमपेटका के बारे में यहाँ पे 110 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक महत्व को खोजने वाले जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे वो थे कौन, तो ये वाकंकर थे, ठीक है, वीएस वाकंकर थे जिन्होंने कि इसे खोजा था। इसके बाद अब यूपी के स्मार्ट सिटी के बारे में क्वेश्चन है, तो फिलहाल वहाँ पे 10 का जो आंकड़ा था उसे आपने टिक किया होगा। यहाँ देखिए, हड़प्पा के पुरास्थल दिए हुए हैं और संघराज्य क्षेत्र या भारत के राज्य दिए हैं। अब यहाँ बालू है, मांडा है, पाडरी है और हुलास है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। तो इसका जो मिलान है उसे आप यहाँ वैसे भी साफ साफ देख रहे हैं। बालू को मिला लीजिए हरियाणा से, ठीक है, मांडा को मिला लीजिए जम्मू कश्मीर से, और पादरी जो है इसको मिला लीजिए गुजरात से। इसके अलावा हुलास को आप किससे मिलाइएगा, हुलास को मिला लीजिए यूपी से, तो यूपी वाला ध्यान दीजिएगा, डी वाला इसका सही है। नेक्स्ट, अगले में कहा जा रहा है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई, और वो प्रतिवेदन यानी वो रिपोर्ट, प्रतिवेदन का मतलब क्या, रिपोर्ट, वो क्या थी, तो वो थी आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब उसका शीर्षक आपको बताना था। इसके बाद अगले वाले में कहा गया कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो मुल्तान का जो सन टेम्पल है उसमें उसका उल्लेख वेनसांग, आरबुजईद और अल मसूदी और अल बरूनी, इन सभी लोगों ने किया है, सब बाहरी जो विदेशी हैं उन्होंने किया है। और सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है, दोनों सही, इस तरह के स्टेटमेंट दोनों सही। इसके बाद 115वें में अटल इनोवेशन मिशन के बारे में कहा गया, इसका संचालक, इसमें जो मेन पहल करने वाला विभाग है वो कौन सा है, नीति आयोग है। इसके बाद यहाँ देखिए, भारत सरकार के द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में, मतलब जो यहाँ लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि बनकर कौन गया था, तो ये VP वाडिया थे, ठीक है, 1919 की बात हो रही है, तो ये VP वाडिया थे, यहाँ नाम आपको पता होना चाहिए। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, ये विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति देने वाली किताब थी। इसके लेखक कौन थे, तो ये रेचर कॉल्सन थे, ठीक है, रेचर कॉल्सन इनका नाम था। इसके बाद देखिए, एक्सला चैपल की संधि आ गई, ये 1748 की संधि थी। तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला, कर्नाटक युद्ध इस संधि के साथ समाप्त हो जाता है और अंग्रेजों के हाथ मद्रास फिर से लग जाता है।
अब आप बताइए कि सही क्या है, तो दोनों सही है। कर्नाटक युद्ध ही यहाँ जो विश्व स्तर पर वैश्विक युद्ध हो रहा था, उसी को यहाँ कर्नाटक युद्ध के तौर पे हम लोग देशी स्तर पर देख रहे थे, उसी तनाव का नतीजा था। तो एक्सला चैपल की संधि जो है वो पहले वाले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति का परिणाम बनती है या उसका कारण बनती है, तो इसमें दोनों सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा एक शामिल नहीं है? तो फैमिली प्लानिंग उससे बाहर है भाई, परिवार नियोजन उसमें नहीं शामिल है। बाकी पूरा पोषण आप दीजिए, बढ़िया शिक्षा दीजिए, टीकाकरण करवाइए, वो सब है। इसके बाद देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। इंडियन आर्म्स एक्ट है, रॉयल टाइटल एक्ट है और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है, इंडियन डाइवोर्स एक्ट है। यहाँ मिलान करके आपको देखना था और इसका ए का हो जाएगा दूसरा, ठीक है। ए वाले को आप दूसरे से मिला लीजिए, इंडियन आर्म्स एक्ट का 1878, और बाकी भी उसी आधार पे मिल जाएंगे। यहाँ देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो डी वाला है। रॉयल टाइटल एक्ट को मिला लीजिए 1876 से, यानी 1876 से, और बाकी जो है उसमें हाई कोर्ट एक्ट को मिलाइए 1861 से, डाइवोर्स एक्ट को मिलाइए 1869 से। फिलहाल इसका डी वाला सही। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया हुआ है। इसके अलावा लेटर वैदिक सोसाइटी है, ऋग वैदिक सोसाइटी है, मेडिवल पीरियड है, चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरी, इस प्रकार से दिया है। मतलब कौन सा किस समय प्रिवेलेंट था ये बस आपको बताना है। तो इसका डी वाला मिलान परफेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन मतलब नगरीय सभ्यता थी, आप जानते हैं। जो उत्तर वैदिक समाज था वो कैसा था, कृषक था कि चारागाह वाला था? बताइए। एग्रीकल्चर से उनका संबंध था, हालांकि चरवाही भी करते थे क्योंकि गाय पालते थे। और ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी वो चारागाह के तौर पे देखी जाती है, उसमें चारागाह वाली जो प्रणालियां हैं वो ज़्यादा पाई जाती थी। वो चीज़ उत्तर वैदिक काल में भी थी लेकिन उतनी नहीं थी। और बाकी मेडिवल पीरियड में लैंड जो लॉर्डिज्म था, मतलब जमींदारी या सामंतवादी थी, वो दिखाई देती। इसके बाद 122 को देखिएगा। सिक्किम का भारत में विलय डलहौजी ने किया था। विलय का काम डलहौजी से बेहतर कोई नहीं कर सकता, हालांकि और भी अंग्रेज हैं, लेकिन ज़्यादा इसने किया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कानपुर एंड लखनऊ सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम मिलियन सिटीज एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया इन द ईयर, कब? तो 1971 और 81, ये वाला जो पेयर है ये परफेक्ट है। अगले वाले में कहा गया कि कौन से नेता ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद उससे बाहर थे, और इसका मतलब है कि पंडित मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू और मोहनदास करमचंद गांधी ये लोग गए थे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। यहाँ पर प्रथाओं के नाम दिए हैं और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। तो जजमानी है, बाराबलूट है, मिरासी है और अडाडे है। तो जजमानी को आप मिला लीजिए यूपी से। तो यूपी यहाँ सीधा सीधा तो नहीं दिया है, नॉर्थ इंडिया दिया है, आमने सामने मिला लीजिए। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर देखिए सब एक 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 दिए हुए हैं, यानी काम इससे नहीं बनेगा। तो बाकी देख लेते हैं। अब इसमें अगर आपको पता हो कि बाराबलूट जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है तो आपका काम हो सकता है, लेकिन वहाँ भी थोड़ी दिक्कत आएगी। इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक। इसमें एलिमिनेशन थोड़ा दिक्कत से काम करेगा। खैर, बाराबलूट को अगर आप मिलाएं तो महाराष्ट्र से मिल जाएगा, मिरासी को अगर आप मिलाएं तो ये कर्नाटक से मिल जाएगा, और अडाडे जो है ये आमने सामने ही मैच था, इसमें कुछ नहीं करना था। अगले वाले को देखिए 126। बुक को आपको मिलाना है लेखक से। तो स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन यानी ये एक किताब का नाम है, और गीता रहस्य एक किताब का नाम हो गया। अ नेशन इन मेकिंग, और उसके साथ दिया हुआ है इंडिया विंस फ्रीडम। लिखा किसने था? वो महोदय जो है वो दूसरी लिस्ट में है, और इसका पहला वाला ही सही है, ठीक है, ए वाला, उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसकी रचना है? लाला लाजपत राय। उसके बाद गीता रहस्य को आप किससे मिलाइएगा? बाल गंगाधर तिलक से मिला लीजिए। अगले वाले को देखिए, इसमें नेशन इन मेकिंग। तो नेशन इन मेकिंग जो है ये असल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रचना है, और इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है ही है, इसे आप जानते हैं। अगले वाले को देखिएगा, सीमांत गांधी या सीमांत मैन। यहाँ पे सीमांत गांधी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये सीमांत व्यक्ति हैं। सीमांत जब शब्द आता है तो उसमें फ्रंटियर गांधी का ही नाम याद आता है। यहाँ पे जो मार्जिनल मैन की संकल्पना है ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें आप लुई वर्थ को मत लगा दीजिएगा, ये रॉबर्ट ई पार्क हैं। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े टेढ़े होते हैं, यहाँ एकदम जब कोई फैक्ट रट कर जाएगा एकदम वर्ड टू वर्ड तभी हो सकता है। इसके बाद देखिए अगले वाले को 128 में आपसे कहा गया कि 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना ये हैदर अली ने की थी, ठीक है, हैदर अली ने की थी। यहाँ टीपू सुल्तान नहीं दिया है, नहीं तो और कन्फ्यूजन हो जाता। इसके बाद देखिए 129, कौन सा एक वन्य जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो इसमें अगर आप देखा जाए तो जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है वो कारण सीधा सीधा नहीं है, ठीक है, लेकिन अपरोक्ष रूप से वो भी कारण है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो वो भी एक कारण है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो संसाधनों की आवश्यकता है, और संसाधन का उपभोग करने के चक्कर में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही हैं। तो ये भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का कारण हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे ये 3 कारण ऊपर के दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 130 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि 2 कथन दिए हैं। कथन 1 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाओं को लागू किया था, और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बंट गए थे। तो आप बताइए कि सही क्या है?
तो सही है। जब भू राजस्व व्यवस्था अलग अलग होगी, मतलब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वही डिफरेंट टाइप का होगा, तो कृषकों का जो तबका है वो भी अलग अलग रूपों में बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो इसमें सही है दोनों। फिर 131 को देखते हैं। भारत में अगस्त 2020 में, ये बेकार है, करंट अफेयर का है। और 132 में देखिए, फतवा-ए जहांदारी है, पृथ्वीराज रासो है, किताबुल हिंद है, तबकात नासिरी है। इसमें आपको जो कालानुक्रम है यानी क्रोनोलॉजी है बस वही अरेंज करनी है, तो इसका डी वाला हो जाएगा। तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, ये क्रम इसका सही होगा। किताबुल हिंद सबसे पहले, अलबरूनी, और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, और लास्ट की ये दोनों है तबकात नासिरी और फतवा-ए जहांदारी। तो तबकात नासिरी जो है ये फिर तीसरे नंबर पे आएगा और फतवा-ए जहांदारी सबसे लास्ट में। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर का हो गया। 134 में पूछा गया कि 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा का शासक उस समय कौन था? तो उस समय अबुल हसन कुतुब शाह था, उस समय वही रूलर था। 135 में फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बांग्लादेश हालांकि इसका आंसर है। फिलहाल 136 को देखिएगा, यहाँ पे अकबर के बारे में दिया हुआ है कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया, और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वतंत्र विवाह की स्वतंत्रता दी थी। दोनों सही है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लागू नहीं हो पाता है और अकबर भी इसमें कड़ाई से काम नहीं लेता है, ठीक है। तो इसका पहला दूसरा हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इंडिया आइडिया समिट 2020, ये भी करंट अफेयर का है। फिलहाल इसका जो पहला स्टेटमेंट है वही सही था। इसके बाद 138 को देखिए, यहाँ अधिकारी और उनकी जो असाइन ड्यूटी है वो दी हुई है। तो दीवान तन है, मुस्ताफ़ी है, इसके अलावा मुशरिफ है और वाकिया नवीस है। ये कौन से डिपार्टमेंट या किस काम को संभालते थे, बस आपको यही देखना है। तो दीवान तन जो होता था ये असल में लुक आफ्टर द जागीर एंड सैलरीज, मतलब ये जागीर और वेतन को देखने का काम करता था। तन से आप वेतन को जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा। और मुस्ताफ़ी जो होता था, मुस्तारफी इसको कहा जाता था, तो ये असल में जो जितने भी प्रकार के इनकम एक्सपेंडिचर होते थे उनको एग्जामाइन करने का काम करता था, मतलब उनकी देखरेख निरीक्षण करता था। और मुशरिफ क्या करता था? तो मुशरिफ का काम होता था लुक आफ्टर द ऑफिस, मतलब कार्यालय को संभालने का काम करता था। वाकिया नवीस जो था, ये जो घटनाएं, सूचनाएं, फरमान होते थे उनको सूचीबद्ध करने का काम करता था। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 140 में कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब है, शेख मोहम्मद हुसैनी है। इनका जो स्थान है वो दिया है, मतलब दरगाह की जगह। अब यहाँ अजमेर दिया हुआ है, इसके अलावा दौलताबाद है, गुलबर्गा है, मुल्तान है। जो नॉट करेक्टली मैच है उसका डी वाला है। यहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो मुल्तान में कहाँ चली जाएगी, और इसीलिए ये गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाला जो है हरियाणा राज्य का था, ये आपने कई बार सुना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 142 में कहा गया कि मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रबजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, और ये किस मुगल कालीन नहर का निर्माण किया गया ये आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक की सल्तनत काल का है, आप जानते हैं। तो मुगल काल में इसका पुनर्जीवन करवाने का काम कौन करता है? तो ये नहर का नाम सिर्फ आपको बताना है, साहब नहर इसका नाम था। शाहब नहर या साहब नहर इसको कहा जाता था। इसके बाद 143 में फिर से करंट अफेयर है, उसको क्रॉस कर जाते हैं। किताब-ए-नौरस, ये रचना थी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की। नेक्स्ट 145 में किसान रेल, फिर से गड़बड़, देवलाली से दानापुर, ये आपने कई बार पढ़ा होगा। इसके बाद 46 में आपसे कहा गया कि 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया, तो ये यूपी में मिर्जापुर में किया गया था। ये पुराना जरूर है लेकिन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद समिट और प्लेस देख लीजिए। ईस्ट इंडिया सम्मेलन जो है ये 2020 का है, ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था, तो ये भी करंट अफेयर का ही है। लिस्टिंग देखने में भले लग रही है लेकिन करंट अफेयर का है। जो नए सम्मेलन है उनको देखिएगा। इसके बाद फिर यहाँ करंट अफेयर है, रामसर साइट अब नई आ चुकी हैं, आपने देखा भी होगा, मतलब 2 गुजरात में ऐड हुई हैं, 2 हरियाणा में ऐड हुई हैं। अब इसके बाद 149 में कहा गया कि कोविड-19 में पहली बार ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में हुई थी। और 150 इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार ऑफ द इंडिया, मतलब आइलैंड जो है अंडमान निकोबार का, वहाँ की नेटिव ट्राइब कौन सी नहीं है। तो यहाँ हालचू का नाम दिया है, रेंगमा है, ओंजे है, शोम्पेन है, तो बाकी सब तो है, लेकिन ये जो रेंगमा है ये अंडमान से बिलोंग नहीं करती है, और इसीलिए इसका आंसर बी होगा। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को देखा है, आगे भी जारी रहेगा। इसमें इतना है।